हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड में हम देखेंगे, वैसे तो हम देखेंगे ये परिसंचरण तंत्र का भाग है, सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है रक्त। तो रक्त में हम देखेंगे, शुरू में हम रक्त देखेंगे, फिर रक्त के हम प्रकार देखेंगे, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कुछ जो हमारा रक्त के ए बी और ओ ब्लड ग्रुप है हमारे, वो सारे हमने देखने हैं। और साथ ही साथ में हमने देखना है कि जो ब्लड ग्रुप है वो किस किस व्यक्ति में आदान प्रदान हो सकता है। और साथ ही उसके बाद में हमारा टॉपिक है वो हार्ट शुरू होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा ये हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र का ही भाग है। तो हम देखेंगे पहले ब्लड, रुधिर। रुधिर बोल देते हैं हम हिंदी में, रक्त बोल देते हैं, ठीक है। जो ब्लड है ये हमारा एक क्या है, श्योंजी उत्तक है। हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि रक्त क्या है, कौन सा उत्तक है, श्योंजी उत्तक है, ठीक है। और ये अर्ध ठोस होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यह एक अर्ध ठोस है, यह एक अर्ध ठोस है, अर्ध ठोस है। और यह एक क्या है, अर्ध ठोस है, और साथ में यह एक श्योंजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, एक श्योंजी उत्तक है, श्योंजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू कैसे, ये जोड़ने का काम करता है। देखो जो रक्त है हम देखेंगे तो हमारे सभी भाग के अंदर सर्कुलेट करता है, और सभी भाग के अंदर सर्कुलेट करता है तो सभी के अंदर ये जोड़ने का काम करता है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है। और अर्ध ठोस हम देखें तो सेमी सॉलिड होता है ये, मतलब हम पूरा लिक्विड भी नहीं बोल सकते, ये क्या है, सेमी सॉलिड है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं हमारा अर्ध ठोस। सेमी सॉलिड कैसे है, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे प्लाज्मा है। ये थोड़ा सा जो हम जो दलदली भाग बोल देते ना, तो इसी तरह से जो प्लाज्मा है वो अर्ध ठोस है। और इसी के अंदर जो ठोस भाग होता है, जैसे प्लाज्मा तो हम देखते हैं रक्त के अंदर 55% है, और 45% हमारा क्या होता है, रक्त कणिकाएं होते हैं। रक्त कणिकाएं का क्या भाग है, ठोस भाग है, टोटली क्या है, ठोस है। तो आप देखोगे तो ये 50, यदि हम 55% प्लाज्मा को हम लिक्विड भी मान ले, प्लाज्मा है पूरा लिक्विड, बिल्कुल प्योर लिक्विड नहीं होता, वो थोड़ा सा अर्ध सेमी सॉलिड होता है। या आप ये कह सकते हो तो 55% फिर 45% हमारा क्या हो गया, ठोस हो गया। तो क्योंकि हमारी जो रक्त कणिकाएं है ये हमारी क्या होती है, ठोस होती है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, अर्ध ठोस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो अगला पॉइंट आता है, इसका पीएच मान क्या होता है। ये इसका पीएच मान कितना होता है, यह है हमारा, इसका पीएच मान होता है 7.4। तो 7.4 पीएच मान है। तो आपको सभी को यह पता होना चाहिए, जो केमिस्ट्री में हम देखते हैं 0 से 7 हमारा क्या होता है, 0 से 7 हमारा अम्ल होता है, क्षार होता है, सॉरी अम्ल होता है, एसिड होता है, क्या होता है, एसिड, अम्ल होता है। और 7 से 14 क्या होता है, क्षार होता है, 7 से 14 क्या है, क्षार है। तो 7.4 है, तो इसका मीन्स क्या है, ये हमारा क्या है, हल्का अक्षारीय होता है, हल्का अक्षारीय है। अक्षारीय मीन्स क्या है, बेस है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हमें ये पता चला कि ये क्या है, सेमी सॉलिड है। दूसरा पॉइंट हमें ये क्या पता चला कि ये कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा पॉइंट, इसका पीएच मान क्या है, 7.4 है, और पीएच मान है तो ये क्या है, हल्का अक्षारीय है। एक इसको ये भी बोला जाता है, ये एक बफर विलेन होता है। जो हमारा रक्त है ये क्या होता है, बफर विलेन होता है, बफर विलेन है। बफर विलेन मीन्स क्या है, बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है, केमिस्ट्री में भी ये पढ़ाया जाता है। बफर सॉल्यूशन की खासियत ये होती है कि इसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में यदि हमारा एसिड चला जाए, तो एसिड चला जाए, और थोड़ी सी मात्रा में हमारा बेस चला जाए, मतलब अम्ल चला जाए या अक्षार चला जाए इसके अंदर, तो इसके पीएच मान पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। पीएच मान पर थोड़ा ही प्रभाव पड़ता है, पीएच मान पर थोड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मतलब ज्यादा चेंज नहीं होता, थोड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब ये बात ये भी है कि अब ये भी नहीं कह सकते आप, मानो अपना रक्त है, ब्लड है, तो उसके अंदर आपने 1 लीटर अपना रक्त है, और उसके अंदर 1 लीटर ही आपने एसिड डाल दिया, HCl, और आप ये कहोगे अब बदल के दिखा, देखते हैं, तो उस समय पर नहीं होगा। देखो मैंने क्या बोला है कि थोड़ी सी मात्रा में एसिड चला जाए, थोड़ी सी मात्रा में बेस चला जाए, तो उसके पीएच मान पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है तो थोड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं बफर विलन वह विलन है जो पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करे, और उसके और
उसके कुछ मात्रा में अम्ल या क्षार डालने जाने पर उसके पीएच मान पर थोड़ा ही प्रभाव पड़े, वही क्या होता है, बफर विलयन। हम ये कह सकते हैं कि जो पीएच मान का हमेशा बफर विलयन विरोध करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी खासियत एक बात और यहां पर, जो रुधिर है हमारा, रुधिर के अंदर बाइकार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट, मतलब HCO3 होता है। ठीक है, HCO3 से ही क्या हमारी प्राप्त होती है, CO2 प्राप्त होती है। तो इसलिए इसको हम ये बोल देते हैं कि रुधिर हमारा कार्बोनिल बफर विलयन है। रुधिर क्या है, कार्बोनिल बफर विलयन है। रुधिर एक कार्बोनिल बफर विलयन है। रक्त हमारा क्या है, कार्बोनिल बफर विलयन है, बफर विलयन है। ठीक है, तो जो हमारा जो इसके अंदर जो बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, बाइकार्बोनेट, रक्त में क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट, और उसी बाइकार्बोनेट से हमारे क्या प्राप्त होती है, उसी से हमारी प्राप्त होती है CO2 प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बफर को क्या, रुधिर को क्या बोल देते हैं, ये एक कार्बोनिल बफर विलयन है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारी एक खासियत बात और आती है कि रुधिर की उत्पत्ति कहां से हुई है। देखो, जब भी बच्चा जो जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये हमारी एक तरह से सेल बनती है। ठीक है, जो एक लेयर बनती है गर्भ के अंदर, जो गर्भ की, जब शिशु गर्भ में होता है तो उसमें लेयर बनती है, वो क्या होती है, एक तो एक्टोडर्म होती है, एक मेसोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है। तो हम देखते हैं जो मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म ही हमारी रुधिर की उत्पत्ति करती है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाए कि रुधिर की उत्पत्ति, जब भी पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि रक्त की उत्पत्ति कहां से होती है। रक्त की उत्पत्ति है वो मेसोडर्म से होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रक्त की उत्पत्ति कहां से होती है, मेसोडर्म से होती है, मेसोडर्म से होती है, मेसोडर्म से होती है, मेसोडर्म। ठीक है, तो आपको ध्यान में आ गया सभी के। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो बाइकार्बोनेट वाला है, ये ध्यान रखना। जब भी आप, कई बार आपने ध्यान किया होगा, ये बोला जाता है कि साइनाइड डालते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। साइनाइड डालते ही व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है, क्योंकि साइनाइड डालते ही जो हमारे बाइकार्बोनेट होते हैं, वो कुछ इंजाइम बाइकार्बोनेट को हमारे CO2 में तोड़ने का काम करते हैं। तो उस इंजाइम पर सीधा ही साइनाइड अटैक करता है, और अटैक करने की वजह से उसमें वो CO2 में नहीं बदल पाता, और CO2 में नहीं बदल पाता तो इसकी वजह से मानव शरीर के अंदर जो बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसी वजह से एक अक्षर भी मुंह से नहीं निकलता, इसी वजह से ऐसा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखोगे, रक्त की उत्पत्ति वो किससे होती है, मेसोडर्म से होती है। फिर उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन पूछा आता है, एक ये क्वेश्चन पूछा आता है कि रक्त का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो हीमेटोलॉजी कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रक्त का अध्ययन है, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आगे, जो रक्त है हमारा, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो रक्त के बारे में पूछा जाता है कि ये एक हमारा जो श्योंजी ऊतक है, तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन नहीं पाए जाते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो कोलेजन होता है और एक इलास्टिन होता है, ये प्रोटीन होते हैं, ये हमारे रक्त के अंदर पाए नहीं जाते। ठीक है, रुधिर हमारा क्या एक श्योंजी ऊतक है, और जो कोलेजन और इलास्टिन नामक प्रोटीन है उसके अंदर नहीं पाए जाते। इनको रेशे भी बोल देते हैं, फाइबर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें इलास्टिन, इलास्टिन, इसको रेशे भी बोलेंगे, फाइबर भी बोलेंगे, और प्रोटीन भी होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इलास्टिन व कोलेजन नामक प्रोटीन रेशे नहीं पाए जाते। एक बार ये लिख दो, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी।
ये बात और ध्यान रखनी है, जब कभी भी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है, जो कोलेजन होता है, कोलेजन, ठीक है, ये एक प्रोटीन है और मानव के अंदर ये सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रोटीन है, ये शरीर में सबसे ज्यादा, शरीर में बहुतायत पाया जाता है, बहुतायत पाया जाता है, पाया जाता है इन द लार्ज अमाउंट, ठीक है, इन द लार्ज अमाउंट, बहुत ही ज्यादा मात्रा में यह पाया जाता है। और हम देखते हैं मुख्य रूप से ये कहाँ होता है, त्वचा में होता है, मांसपेशियों में होता है, देखो रक्त में नहीं होता, ठीक है, मांसपेशियों, मसल्स में, स्किन के अंदर, और हड्डियों में, हड्डियों में, वह टेंडन में, वह टेंडन, टेंडन क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां है और हड्डियां हैं उनको जोड़ने में सहयोगी होता है टेंडन, ठीक है, टेंडन में, तो इसमें पाया जाता है। और कोलेजन है हमारे रुधिर में नहीं पाया जाता, रक्त में नहीं पाया जाता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो बिल्कुल हमारा पहला पॉइंट हमारा बन गया, ये अर्ध ठोस है, शोंजी उत्तक है, पीएच मान हो गया, बफर विलन है और बाइकार्बोनेट होते हैं, इसलिए कार्बोनिल बफर विलन है। रक्त की उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है और आपको जब बच्चा गर्भ में होता है उसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और हम ये ध्यान रखना है आपको एंडोडर्म, ये हमारी 3 तरह की लेयर बनती है। रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है और इलास्टिन व कोलेजन नामक प्रोटीन व रेशे इसके अंदर फाइबर नहीं पाए जाते, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे रक्त के बारे में ही। यदि हम देखें आगे तो हमारे मानव शरीर के अंदर, यदि हम देखें मानव शरीर के अंदर पुरुषों में देखें तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और महिलाओं में तुलनात्मक रूप से, यदि हम पुरुषों में हम बात करें, यदि हम पुरुषों में हम बात करें तो पुरुषों में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर रक्त, ठीक है। और महिलाओं की हम बात करें, महिलाओं की, महिलाओं की पुरुषों से, महिलाओं में पुरुषों से आधा लीटर, पुरुषों से आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है, रक्त कम पाया जाता है। और ये पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर के अंदर जो रक्त है तो उसका वो कितने % भाग है। यदि हम पूछ लिया जाए कि कुल भार का रक्त है वो कितना % होता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर पेपरों में पूछा जा सकता है। मानव शरीर के कुल भार का यदि पूछा जाए तो 7 से 11% रक्त होता है, ठीक है। मानव शरीर के कुल भार का, कुल भार का 7 से 11% रक्त पाया जाता है, ठीक है। अब इसलिए बताया मैंने ये आपको, यदि आप ये कह दो कि सर 5 से 6 लीटर है, मैंने कोई 200 किलो का व्यक्ति हो और उसके अंदर 5 से 6 लीटर रक्त नहीं, फिर उसमें हम इस रूप से काउंट करेंगे। ये तो हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है, जैसे मानो 70 किलो का व्यक्ति हो तो 70 किलो का वजन है तो उसके अंदर वो लगभग है हमारा, और उसकी हाइट हो लगभग 5.5, ठीक है। और यदि 75 किलो का हो और उसका हाइट हो 5.8 के आसपास हो, ठीक है, तो उसमें हम देखें तो वो औसत रूप से इस रूप से हमारा 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाएगा, ठीक है। और जब ज्यादा वजनी हो जाए तो उसमें रक्त का सर्कुलेशन होना बहुत ही जरूरी है। यदि थोड़ा सा रक्त होगा और इतने किलो व्यक्ति के अंदर है वो रक्त है, कोई उंगली में अटका हुआ मिलेगा, कोई कहीं अटका हुआ मिलेगा, इसी वजह से उसमें हमारा जो फार्मूला लगेगा तब ये लगेगा कुल भार का कितना होता है, 7 से 11% है, इसीलिए ये बताया है, ठीक है। और हम देखते हैं हमारे शरीर में रुधिर निर्माण की प्रक्रिया पूछ ली जाए तो वो हमारी कहलाती है हीमेटोपोइसिस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हीमेटोपोइसिस रुधिर निर्माण, रक्त निर्माण की प्रक्रिया है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया हीमेटोपोइसिस। ये आपको ध्यान रखना है, हीमेटोपोइसिस, हीमेटोपोइसिस कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखें अगला पॉइंट, जब भी हमारे रक्त की हम बात करते हैं ब्लड बैंक में, आपने ध्यान किया होगा जो रक्त बैंक के अंदर जब रक्त आप डोनेट करते हो तो उस समय पर उस व्यक्ति का जो उसमें डेट भी लिखी जाती है, क्योंकि उस रक्त का
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का कुछ जीवन काल होता है। इतने, जैसे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है, 120 दिन के बाद में आरबीसी की डेथ हो जाएगी, फिर वह रक्त भी खराब हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का भी इसी तरह से जीवन काल होता है, इसी तरह से हमारा प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। इनका जीवन काल कम होता है, इसी वजह से आपने देखा होगा जब प्लेटलेट्स है चढ़ाई जाती है किसी व्यक्ति में तो उसका जीवन काल कम है, डब्ल्यूबीसी जीवन काल कम होता है, तो इसी वजह से उस समय पर यह कहा जाता है कि नया रक्त चढ़ाना है। ठीक है, तो इस रूप से हम देखते हैं तो हमारा रक्त है जो हिपेरिन होता है हमारे शरीर के अंदर, हिपेरिन की वजह से हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, अब बाहर आपने रक्त डोनेट कर दिया, बाहर रक्त डोनेट करोगे तो उस समय पर यह भी यही चांस रहेगा कि रक्त का थक्का कहीं बाहर जम जाए, तो इसी वजह से वहां पर रक्त जो ब्लड बैंक होता है तो उसमें एक तो टेम्परेचर ध्यान रखना पड़ता है, तो 40 फारेनहाइट पर रखा जाता है, लगभग 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। साथ के अंदर उसमें हमारे डाले जाते हैं हिपेरिन की तरह एंटी जो कोगुलेंट डाले जाते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिस्कंदक, जो रक्त का थक्का प्रतिस्कंदक के विपरीत काम करे। कोगुलेंट, कोगुलेंट में थक्का जमना, तो थक्के के विपरीत काम करे, प्रतिस्कंदक के रूप में काम करे, उसको हम बोलते हैं सोडियम ऑक्सलेट बोलते हैं, सोडियम सिट्रेट बोलते हैं, सोडियम डेक्सट्रेट बोलते हैं। ईडीटीए का सॉल्यूशन होता है। ईडीटीए क्या होता है? इथिलीन डाई एमीन टेट्राएसीटेट होते हैं, ये सारा इसके अंदर मिलाते हैं। ठीक है, तो ये मैं पॉइंट लिख देता हूं। हम पहला पॉइंट हमारा ये है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, पहला पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, ब्लड बैंक में रुधिर का, रक्त बैंक में ब्लड बैंक में रुधिर का तापमान, रक्त का तापमान 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला, रक्त बैंक में हिपेरिन के स्थान पर प्रतिस्कंदक के रूप में, प्रतिस्कंदक होता है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट कौन से होते हैं? जो रक्त का थक्का नहीं जमने देते। ठीक है, कोगुलेंट, प्रतिस्कंदक के रूप में सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट, सिट्रेट को इंग्लिश में सिट्रेट ही बोलेंगे। ठीक है, सोडियम सिट्रेट। एक डेक्सट्रेज भी होता है, उसका भी हम देख सकते हैं, डिक्सटेज। ठीक है, सोडियम डिक्सटेज, यदि वो लिखना चाहे तो वो भी लिख लेना, सोडियम डिक्सट्रेज तथा ईडीटीए। ठीक है, ईडीटीए एक सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर है हमारा इथाइलिन डाइअमीन होता है। ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट होता है, डाइमीन टेट्रा एसीटेट होता है, टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट। रक्त बैंक में हिपेरिन के स्थान पर क्या होगा? प्रतिस्कंदक के रूप में सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट या सोडियम डिक्सट्रेज। ये भी कई बार पेपर में देखा हुआ है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। और ईडीटीए का उपयोग किया जाता है, ये लिख दो आप, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, मानो ये पूछ ले पेपर में, 1 यूनिट के अंदर कितना ml रक्त लिया जाता है, तो वो 350 ml है। और यदि हम देखें यूएसए के अंदर वो 450 ml के आसपास होता है, इंग्लैंड के अंदर 420 ml है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। 1 यूनिट में भारत में देखें तो वो होता है हमारा 350 ml। ठीक है, 350 ml रक्त। यूएसए के अंदर लगभग होता है 450 ml।
ठीक है, यूएसए में 450 ml। ब्रिटेन में हम देखें, ब्रिटेन में वो 420 ml होता है 1 यूनिट रक्त के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको भी इंग्लिश में लिख दो मैं, हीमेटोपोएसिस। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो पुरुषों में कितना है, 5.6 लीटर रक्त होता है, और महिलाओं में क्या है, पुरुषों की तुलना में आधा लीटर मतलब 0.5 लीटर रक्त है वो कम पाया जाता है। मानव शरीर के कुल भार का कितना होता है, 7 से 11% होता है। और मैंने रूल बताया था कि किस तरह से पुरुषों का यदि भार ज्यादा हो, महिलाओं का यदि भार ज्यादा है, तो उस समय पर यह फार्मूला लगेगा। रक्त निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, हीमेटोपोएसिस कहलाती है, ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया। रक्त बैंक में रक्त का ताप है वो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि इसको फारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो लगभग है वो 40 फारेनहाइट के आसपास आएगा, ठीक है, लगभग 40 फारेनहाइट के आसपास आएगा, ठीक है। तो आपको सभी को पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो हमारा लगभग है वो 32 फारेनहाइट के आसपास आता है, तो उसमें 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड का हम देखें तो 40 फारेनहाइट होता है, ठीक है। रक्त बैंक में हिपेरिन के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, प्रतिस्कंदक होता है। और प्रतिस्कंदक कौन सा, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट या सोडियम डिस्ट्रिक्टेज और या ईडीटीए का उपयोग होते हैं, ठीक है। और 1 यूनिट में यदि पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 350 ml। और यदि अमेरिका में पूछा जाए, अमेरिका में नहीं पूछा जाएगा, यूएसए में 450 ml, और ब्रिटेन में पूछा जाए 420 ml, नहीं पूछा जाएगा ये, ठीक है। एक बार ये लिख लो, फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। लिख दिया होगा। अब आगे चलते हैं, हम बात करें यदि रुधिर की, रक्त की, रक्त में हम देखें तो प्लाज्मा होता है और रक्त कणिकाएं होते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। रक्त है हमारा, रक्त में क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा होता है, और क्या होती है, रक्त कणिकाएं होती है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स। ये हमारा 55% है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, बाकी 45% हमारा ये, ठीक है। ये हमारा लगभग हम कहें कंप्लीट तो दरो रूप से नहीं बोल सकते हम, थोड़ा सा दरो रूप में होता है, ठीक है। और ये हमारा ठोस रूप में होता है, सॉलिड रूप में। सॉलिड का मतलब ये नहीं कि पूरा एकदम जमा हुआ मिलेगा, मतलब ये तैरता रहता है, ठीक है। जो हम देखते हैं, जो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर है, पदार्थ की अवस्था देखी होगी, तो हमारी कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, फिर चौथी क्या है, प्लाज्मा है। प्रकृति के अंदर पूछा जाए तो 4 ही होती है, और जब ये पूछा जाए कि टोटल कितनी होती है तो वो 5 होती है। तो पांचवी कौन सी है, बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो इसी रूप से हम देखते हैं ये जो हमारा जो प्लाज्मा के अंदर हम देखते हैं, जो एक तरह से वो पूरा हम दरो भी नहीं बोल सकते, और एक तरह से हमारा सेमी सॉलिड टाइप से होता है। फिर उसके अंदर यदि रक्त कणिकाएं मिल जाए तो इतनी 45% रक्त कणिकाएं, तो इसका मतलब वो हमारे क्या हो जाएगी, एक तरह से बिल्कुल सेमी सॉलिड हो जाएगी। तो इसलिए रक्त को हम क्या बोलते हैं, सेमी सॉलिड बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा प्लाज्मा है, इसके अंदर पानी पूछा जाए, पानी, ये ध्यान, रक्त के अंदर प्लाज्मा वो तो 55% है, कई बार प्लाज्मा में पानी पूछ ले तो प्लाज्मा में पानी है वो 90 से 92% होता है, ये ध्यान रखोगे। प्लाज्मा में पानी कितना है, 90 से 92%, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। प्लाज्मा में पानी पूछा है। और ये पूछ लिया जाए कि प्रोटीन कितना होता है,
प्रोटीन, तो प्लाज्मा में प्रोटीन पूछा जाए तो वो 6 से 8% होता है, ठीक है, 6 से 8%। 6 से 8% ये इसलिए लिखा है, जब प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये इसकी मात्रा हम कम मानेंगे, ठीक है, कम होती ही कम है फिर उस समय पर। तो ये कभी ये कर लो कि 92 और 8 का आगे 100 पूरा का पूरा 100% हो गया, अब तो कुछ भी नहीं होगा, तो नहीं, इसके अंदर लवण भी होता है। लवण है जो जिसको हम साल्ट बोलते हैं, वो कितना होता है, 0.9% होते हैं, लवण भी होते हैं। और कुछ मात्रा में हमारे ग्लूकोज भी होती है, प्लाज्मा में ग्लूकोज भी होता है। ग्लूकोज कितना होता है, 0.1% होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है। फिर उसके बाद में हम आगे देखें यदि इसके अंदर और कुछ होता है क्या, हाँ, अन्य पदार्थ है जो शेष है, शेष अन्य पदार्थ होते हैं, अन्य पदार्थ है वो हमारे जो थोड़ा बहुत मात्रा के अंदर वो घूमते रहते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में हम देखें यहां पर जो खासियत आती है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इसमें प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन वो कौन कौन से होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। प्रोटीन हमारा वो 3 प्रकार के प्रोटीन है, मुख्य रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं। पहले नंबर पर आप इसको याद करोगे किस रूप से, AGF, ठीक है, AGF इस रूप से याद करोगे, AGF। ए मीन्स क्या है हमारा, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। जी मीन्स क्या है, ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन। एफ मीन्स क्या है, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन। अब यहां पर देखेंगे रक्त कणिकाएं, यहां पर ये कितने प्रकार की होती है, ये हमारी 3 प्रकार की है, जैसे आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी है, इनको व्हाइट ब्लड सेल्स बोल सकते हैं, यहां पर कॉर्पसल्स इसी को बोलेंगे, उसका भी कारण मैं आरबीसी में बताऊंगा आपको। तीसरे नंबर के अंदर होता है ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, इसको हम बोलते हैं रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। इसका थ्रोम्बोसाइट नाम होता है, इसका रिथ्रोसाइट होता है, ठीक है, वो भी हमने इनके सारे के सभी के नाम हम जानेंगे। एरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है ना, और हमारा थ्रोम्बोसाइट है, ये हमने सभी को जानना है, ठीक है। एक बार ये लिख दो, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, लिख दिया हुआ। देखो रक्त को जो छानने का काम होता है ना, ये ध्यान रखोगे, जो शेष अन्य पदार्थ होते हैं ना, उसी में से रक्त छाना जाता है। जो शेष अन्य पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया होता है, ग्लूकोज हमारा ये हो गया, कोलेस्ट्रॉल आदि, ये इसी में, कुछ अन्य पदार्थ इसी में होता है। कभी ये सोचो भाई यूरिया हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कई बार कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो यही है, तो है अन्य पदार्थ, ठीक है, ये सारे हैं, ये ध्यान रखना है आपने, ये इसी के अंदर है, रक्त कणिकाओं के अंदर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन अराइज होता है आगे, जो प्रोटीन है वो 3 प्रकार के जो मैंने बताए थे, AGF, उनके बारे में हम देखना है। पहले नंबर पर तो आपको ये ध्यान रखना है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है, प्लाज्मा में प्रोटीन, तो ये पूछ लिया जाए कि इनका संश्लेषण कहां पर होता है। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, आसानी से यही पूछ लिया जाता है, प्लाज्मा का जो संश्लेषण होता है, संश्लेषण मीन्स क्या है, सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स क्या है, निर्माण, ठीक है, सिंथेसिस मीन क्या है, निर्माण। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं उसका निर्माण, एक मिनट, वही प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, प्लाज्मा के प्रोटीन का संश्लेषण है वो कहां होता है, वो हमारे लीवर में होता है, ठीक है, लीवर में, यकृत में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है
कि जो प्लाज्मा में प्रोटीन का संश्लेषण वो कहां होता है, यकृत के अंदर। अब हम जो 3 प्रकार के प्रोटीन है उनके बारे में हम जानेंगे। पहले नंबर पर है जो हमारे, वो है, मैंने बताया था आपको, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के अंदर हम बात करेंगे, एल्ब्यूमिन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से वो उन्हीं के बारे में। वैसे तो इसके बारे में हम देखें तो +1 2 के अंदर हम देखें बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल में पूछ लिया जाता है, लेकिन यहां पर जो हमारे पेपर में पूछा जाता है कि ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा हमारे रक्त के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है, तो सबसे ज्यादा हमारा यही पाया जाता है। फिर उसके बाद में इसका कार्य क्या होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जो प्रासरणीय क्रियाएं होती है, प्रासरणीय क्रियाएं कौन से, जो हमारे ऑस्मोटिक क्रियाएं होती है, जो ऑस्मोटिक क्रियाएं कौन सी होती है, आपके मन में ये आया होगा। ऑस्मोटिक होती है जो हमारा पानी होता है उसका कम सांद्रता से, पानी का कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जाना, पानी का कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जाना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रासरणीय कहलाता है। तो प्रासरणीय क्रियाओं का नियमन करने का कार्य यही करता है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्बुलिन की कमी हो जाए, एल्बुलिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, इसमें ओडीमा के लक्षण आ जाते हैं। ओडीमा क्या है, आपके ध्यान में आएगा कि ओडीमा क्या है, मास्टर जी आप ओडीमा ओडीमा कर रहे हो। ओडीमा क्या होता है, जैसे हमारे कोई अंग हो उसके अंदर उस हमारे मुख्य रूप से द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा, पदार्थ है जो लिक्विड है वो इकट्ठा हो जाएगा। कोशिका या उत्तक में द्रव्य का जो एकत्रित होना वही ओडीमा कहलाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो पैर है वो फूल जाते हैं, तो वो हमारी जो टांगे हैं वो फूल जाती है और नसें हैं वो फूल जाती है, जो हमारे कोशिकाएं हैं वो फूल जाए, उत्तक है वो फूल जाए, उसमें द्रव्य एकत्रित हो जाए, कोई अंग है वो फूल जाए, वो हमारी क्या है, ओडीमा के लक्षण है। इसके अंदर हम 3 पॉइंट देखें। पहला पॉइंट तो हमारा वो है ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, तो हमारा रक्त में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। दूसरा है यह प्रासरणीय क्रियाओं, प्रासरणीय क्रियाओं, ऑस्मोटिक एक्शंस का नियमन करता है, नियमन मीन्स क्या होता है, रेगुलेशन करना, रेगुलेशन करता है। ठीक है, इसकी कमी से ओडीमा के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसकी कमी से ओडीमा के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अब बात यह है कि ओडीमा क्या है। ओडीमा है जो सेल होती है, सेल मीन्स क्या, कोशिका, और टिश्यू मीन्स क्या, उत्तक। ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, कोशिका उत्तक में द्रव्य एकत्रित होना, ये लिख देता हूं मैं, कोशिका सेल उत्तक में द्रव्य एकत्रित होना। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एल्ब्यूमिन में होता है। ठीक है, एक बार ये लिख दो, फिर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। AGF पहला पॉइंट हो गया, साथ साथ में लिख भी दिया होगा। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, ग्लोब्यूमिन। ठीक है, ग्लोब्यूमिन। मीन नहीं, लीन आएगा। तो इसमें आपको 2 पॉइंट ही समझने हैं केवल। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये है कि इसके अंदर 3 प्रकार की
ये 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। फिर ये पूछ ले कि अल्फा बीटा का निर्माण कहां होता है, तो यकृत में होता है। और ये पूछ ले कि गामा का निर्माण कहां होता है, बस ये ध्यान रखना है लसिका के में होता है। और ये मुख्य रूप से जो हमारे ग्लोब्यूलिन होते हैं, इसका मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो हमारे शरीर के अंदर, उसको मजबूत करने का कार्य करता है। जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मीन्स का एंटीबॉडी जो सिस्टम होता है, शरीर रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है, तो यही ग्लोब्यूलिन है हमको प्राप्त करने का काम करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो मैं यही लिख देता हूं, यह है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, मजबूत करता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का के होते हैं। पहले तो मैं बता दूं, अल्फा बीटा और गामा को हम इस रूप से करते हैं, ठीक है। गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक है। और ये पूछ ले कि अल्फा बीटा का संश्लेषण, अल्फा बीटा का संश्लेषण कहां होता है, यकृत में। संश्लेषण मीन्स क्या, निर्माण, ठीक है, लीवर में होता है, यकृत में, जिगर में, मेरे जिगर दा टुकड़ा, यही है वो। फिर हमारा गामा, गामा का संश्लेषण, गामा का संश्लेषण पूछ ले, वो लसिका में होता है। लसिका क्या होता है मास्टर, आपके मन में यह आया होगा, लसिका, लसिका होता है लिम्फ, लिम्फोसाइट जिसको हम बोलते हैं। आपके मन में होगा कि मास्टर ये लसिका तो बता दिया आपने, लिम्फ बता दिया, लेकिन है क्या। लसिका होती है जो रुधिर वाहिनियां होती है, अपनी रुधिर वाहिनियां जिससे रुधिर जाता है, तथा उत्तकों के जो उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसके मध्य होता है खालिस्तान। तो उसके खालिस्तान में एक रंगीन, बिल्कुल रंगीन ठोस तरल पदार्थ होता है, वही क्या होता है, हमारा लसिका होता है। और उसी लसिका के अंदर गामा का संश्लेषण होता है। तो आप ये कहोगे मास्टर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, बस ये ध्यान रखना है, जो रक्त वाहिनियां होती है अपनी, रक्त वाहिनियां, और जो हमारा रक्त वाहिनियां और हमारी जो उत्तक, उसके मध्य खालिस्तान होता है। और उसी खालिस्तान में रंगीन पदार्थ मिलेगा, रंगीन पदार्थ है, बिल्कुल स्वस्थ मिलेगा, और एक और तरल रूप से मिलेगा, वही हमारा क्या होता है, लसिका। और लसिका में ही किसका होता है, गामा का संश्लेषण होता है। किसका होता है, गामा का संश्लेषण होता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे, लास्ट हमारा है फाइब्रोनोजन, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, फाइब्रोनोजन। तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, फाइब्रोनोजन। पहले हिंदी लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में इंग्लिश लिखते हैं, फाइब्रिनोजन, ठीक है। यहां पर आपको बस 2-3 बातें समझनी है फाइब्रिनोजन में। तो यह सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन पूछा जाए तो वो कौन है, यही है। और सब ये सक्रिय होकर रुधिर का थक्का बनाती है। रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करती है, यही होती है। तो मैं लिख देता हूं, यह सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन है, यह सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन है, सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। मदद करती है, यही था इसमें फाइब्रिनोजन में। एक बार लिख दो आप, बस एक पॉइंट और रह गया इसमें, फाइब्रिनोजन के बाद में एक पॉइंट और रहता है। यह सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। और यह बात ध्यान रखनी है, सक्रिय होकर करती है, यह सक्रिय होकर ऐसे एक्टिव होके, क्योंकि जो नोजन होता है ना जिसके पीछे, वो हमारी क्या है, नोजन, वो निष्क्रिय रूप में होती है। नोजन हमारा ये क्या, निष्क्रिय, फिर उसके बाद में सक्रिय होगी, ठीक है। फाइब्रिनोजन मींस क्या है हमारा, फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन का सक्रिय रूप ही हमारा क्या होता है, फाइब्रिन कहलाता है। फिर उसके बाद में फाइब्रिन में बन जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, यह सक्रिय होकर, यदि थोड़ा कोई डीपली पूछने लग जाए ना आपसे कोई, यह सक्रिय होकर ही करती है, सक्रिय होकर रक्त का थक्का जमाती, ठीक है। और हमारा जो सक्रिय होकर इसका नाम बन जाता है, ये ध्यान रखना है, फाइब्रिन, फाइब्रिन है, फाइब्रिन इसका सक्रिय रूप है, फाइब्रिन,
एक्टिव फॉर्म ऑफ द फाइब्रोनोजन। ठीक है, ये अब लास्ट पॉइंट हमारा रहता है डियर स्टूडेंट्स, लास्ट, बिल्कुल बिल्कुल शानदार करवा दूंगा, इससे शानदार आपने पढ़ा हुआ कोई बात नहीं तो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट है बहुत सारे अच्छे क्लियर करा देंगे। एक होता है सेरम, ये पेपर में कई बार पूछा, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, और कई बार पेपरों में मैं देख चुका हूं। सेरम कई बार पेपरों में पूछ ले भाई सेरम क्या है, भाई सेरम है क्या, कैसे प्राप्त होता है सेरम। देखो जो अपना प्लाज्मा है, प्लाज्मा को ही हम क्या बोलते हैं, सेरम बोलते हैं। प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, सेरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन निकाल दे तो शेष जो प्लाज्मा बचेगा वही हमारा क्या होता है, सेरम। ठीक है, तो हम देखते हैं जब प्लाज्मा में से, ये ध्यान रखोगे, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाए तो वह सेरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरम। ये ध्यान रखोगे, तो वह सेरम कहलाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज की क्लास का टॉपिक। ठीक है, आज हमारा इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अगला जो हमारा होगा वो रक्त कणिकाएं होगी। रक्त कणिकाएं हम क्या बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक।